नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एनालिसिस करेंगे 7 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहली खबर है कि जो एनसीपी के अध्यक्ष थे, अभी देखिए एनसीपी का अध्यक्ष कौन है इस पर पूरी अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सो कॉल्ड जो दोनों अध्यक्ष में से एक अध्यक्ष हैं हमारे शरद पवार जी, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, पार्टी तो मेरी ही है, भले कोई कुछ भी बोलता रहे, और अब ये समय बताएगा कि ये पार्टी किसकी है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन कैसे सिंबल देती है अगर किसी पार्टी में विवाद हो जाए, फ्रैक्शन उसमें बढ़ जाए, तो इलेक्शन कमीशन कैसे उनको सिंबल देती है, क्या क्या रूल्स हैं उसमें, क्या होता है। इलेक्शन कमीशन यूजुअली देखती है कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पदाधिकारी हैं, जो मैक्सिमम पदाधिकारी जिस फैक्शन के साथ होते हैं यूजुअली सिंबल उधर ही चला जाता है, या फिर जो उसके लेजिस्लेचर्स हैं, जो एमपी एमएलए सिटिंग एमपी एमएलए हैं, वो जिस फैक्शन के साथ रहते हैं उधर सिंबल चला जाता है। अगर दोनों में से बैलेंस रहता है, मतलब दोनों में से किधर भी फैक्शन जाता हुआ नहीं दिखता है, तो ईसी इलेक्शंस जो सिंबल होती है उसको फ्रीज़ कर लेती है और दोनों ही फैक्शंस को बोलती है नया नया सिंबल एलोकेट कर देती है जब तक कि विवाद हल नहीं हो जाता। तो अभी यहाँ पूरा सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार बोल रहे हैं कि जो पार्टी के मैक्सिमम जो पदाधिकारी हैं और जो मैक्सिमम एमपी एमएलए हैं वो उनके साथ हैं, और वही शरद पवार बोल रहे हैं कि नहीं, पार्टी तो मेरी है, मैंने बनाई है और मैक्सिमम लोग मेरे साथ हैं, और अब ये समय ही तय करेगा कि कौन पार्टी का लीडर है, कौन पार्टी का प्रेसिडेंट है। ये उन्होंने कहा है दिल्ली में एक मीटिंग में थे, जिसको अजीत पवार बोल रहे हैं कि ये इल्लीगल मीटिंग है, इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया पार्टी का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ पार्टी का, ये कहाँ से आ गया। चलिए दोस्तों, तो ये एक खबर थी। बाकी जो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है पार्टी के सिंबल्स को एलोकेट करने में, कैसे सिंबल्स एलोकेट करती है, और इन केस ऑफ रिफ्ट, इन केस ऑफ स्प्लिट, वो किसको सिंबल कैसे देती है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आज मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। बस ये जो एक डेवलपमेंट चल रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, कनाडा आप सबको पता है कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट का हब बना हुआ है, और यही हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अरिंदम बागची जी, उन्होंने कहा कि भैया कनाडा में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको खालिस्तानी यूज़ कर रहे हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रेज करने के लिए, और सेंटिमेंट ही रेज नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ की हाई कमीशंस को, वहाँ के एम्बेसी को, वहाँ के मिशंस को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको पता है दोस्तों कि भी हाल ही में मिस्टर झज्जर और 2-3 जो खालिस्तानी के टॉप लीडर्स थे उनकी हत्या हो गई, और जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, जो एंटी इंडियंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसमें हमारे देश के रॉक इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। दोस्तों क्या सच है क्या झूठ है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये हमारे कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही है कि ये लोग एलिमिनेट हो जा रहे हैं, लेकिन जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं, उनके लिए ये एक गुस्से का विषय है। वो बहुत गुस्सा है इंडिया से, और वो कह रहे हैं कि इनके मौत का बदला वो लेंगे जो हमारे कनाडा और यूएस में हाई कमीशंस में जो टॉप पोस्ट पे लोग कार्यरत हैं उनको मारकर। तो दोस्तों अगर इस तरह की बातें अगर वो करते हैं और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है कनाडा में, तो ये दोस्तों बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और यही हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि भैया किसी को मारने की धमकी दी जा रही है, वैंडलाइज किया जा रहा है, इंडिया के अगेंस्ट खालिस्तानियों को मोबिलाइज किया जा रहा है, तो इसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं। ये सीधे इंडिया की सॉवरेंटी पे, इंडिया के इंटीग्रिटी पे हमला है, जिसे आपको रोकना होगा। अगर आप नहीं रोकेंगे देन वी विल हैव टू एक्ट अगेंस्ट इट। तो यही दोस्तों बोला। बाकी कनाडा पे जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं और वो उनकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर भी हमने पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, तो उसको मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में। ये हमने आपको एक जो डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में बताया। अब दोस्तों आगे आते हैं अगली खबर पे। देखिए दोस्तों, G20 की मीटिंग है इंडिया में, और G20 के सभी लीडर्स इंडिया में आने वाले हैं। और दोस्तों अब 9 से 10 सितंबर को
G20 के जो नेशन हेड्स हैं वो इंडिया में आएंगे। और उसी सीरीज़ में रशिया ने भी दिखाया है इंटरेस्ट कि जो रशिया के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बोला है कि पुतिन भी शायद इंडिया विज़िट करें। अब ये पॉसिबिलिटी बन रही है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में वेस्ट और रशिया के बीच में बहुत ही टेंशन हो गया है। तो अब रशिया ये एक G20 एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जब इस टेंशन के बीच में जो रशियन लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पहली बार वेस्टर्न लीडर्स को फेस करेंगे। तो इस पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया आएंगे कि नहीं आएंगे G20 अटेंड करने के लिए। तो इन सारी अटकलों के बीच में जो रशिया के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि भैया इंडिया में जो G20 मीटिंग है उसको रशिया बहुत महत्व देती है और ऐसी पूरी संभावना है कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया G20 की मीटिंग अटेंड करने आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ग्लिच है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जब G20 मीटिंग फाइनलाइज होती है, ख़त्म होती है, तो एक कंसेंसस या फिर एक कॉमन एजेंडा डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है, पढ़ा जाता है, और उस एजेंडा डॉक्यूमेंट पे सारी कंट्रीज़ का कंसेंसस होना चाहिए। तो दोस्तों अब इस पे डाउट बना हुआ है कि रशिया और चाइना ये दोनों इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो बातें कही जाएंगी उस पे अपना कंसेंसस देते हैं कि नहीं देते हैं एमिड यूक्रेन वॉर। मतलब दोस्तों हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ कोशिश करें कि यूक्रेन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उस पर रशिया को कंडेम करें, लेकिन रशिया चाइना इस बिड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अभी भी बनी हुई है कि क्या रशिया आएगी तो जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे सबका सारे G20 नेशन का कंसेंसस बनेगा और ये कॉमन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाएगा। अगर ये नहीं किया जाता है तो इंडिया के लिए शायद ये एक एम्बैरेसमेंट हो सकता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट पे पूरे G20 की सहमति किसी देश में नहीं बन पाई हो। तो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट पे सहमति ली जाए सारी कंट्रीज़ की, और जो भी कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उनको उससे हटा दिया जाए। तो दोस्तों G20 की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। G20 है क्या? ये 20 कंट्रीज़ और ग्रुप का समूह है। दोस्तों कंट्रीज़ देखिए इसमें 19 है और एक यूरोपियन यूनियन है जिसको लेके ये G20 बन जाता है। दोस्तों अभी APFC का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि G20 में 20 कंट्रीज़ हैं, ये एक ऑप्शन था। तो ये उसमें पूछा था विच ऑफ द ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। तो G20 में 20 कंट्रीज़ हैं उसने बोला था, और उसने बोला था कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये लगभग 85 to 90% ऑफ वर्ल्ड GDP इंक्लूड करता है। तो दोस्तों सारे टर्म्स सही थे, लेकिन ये 20 कंट्रीज़ वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि G20 में 20 कंट्रीज़ नहीं है, सिर्फ 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और दोस्तों G20 में दुनिया की कुछ लार्जेस्ट इकॉनमी है और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ भी हैं, डेवलपिंग नेशंस भी हैं, जो 90% लगभग 90% ग्रॉस डोमेस्टिक वर्ल्ड प्रोडक्ट को वो रिप्रेजेंट करती हैं, और 70 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं, और 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो और लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड एरिया है जो G20 नेशंस हैं, सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं इसमें। और इसको दोस्तों कब फाउंड किया गया था? इसको 1999 में फाउंड किया गया था, और 2008 से दोस्तों साल में एक बार इसके समिट्स होते हैं जिसमें सब मेंबर के हेड ऑफ स्टेट उसको अटेंड करते हैं। और EU को यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करती है इसमें। दोस्तों 2023 में इस समिट को इंडिया होस्ट कर रही है जैसे हम सबको पता है, और 2024 में इसको ब्राज़ील होस्ट करेगी दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों G20 के बारे में, और G20 इंडिया में जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये फैक्ट्स हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने APFC में इसको पूछ लिया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, आगे भी एग्जाम्स में ये आ सकता है। देखिए दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में जो थेनी के MP हैं उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड कर दिया। वो इसलिए नल एंड वॉइड कर दिया क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इन्होंने अपना जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इन्होंने कम दिखाई है, तो उसकी वैल्यू कम दिखाने की वजह से इनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस किस कंडीशंस में, किस किस ग्राउंड में
कोई किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई या किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दोस्तों देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस मामले में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई एमपी एमएलए या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में एक्सेप्ट मिनिस्टर, तो उसे निष्कासित किया जा सकता है, उसके इलेक्शन को वॉइड किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर ये कहती है कि ये इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अगर वो अनसाउंड माइंड का है और ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो भी उसको निष्कासित किया जा सकता है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, तो भी ऐसा किया जा सकता है। अगर वो सिटीज़न नहीं रहा इंडिया का, मतलब हो सकता है कि वो इलेक्शन के टाइम इंडिया का सिटीज़न हो लेकिन फिर बाद में उसने वॉलंटरली कहीं और की सिटीजनशिप ले ली हो या इंडिया के सिटीजनशिप से वो उन्हें हटा दिया गया हो, उनकी सिटीजनशिप फ्रॉडलेंट तरीके से हो, तो इन सब केसों में भी जब वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहे तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। या तो फिर कोई ऐसा पार्लियामेंट लॉ बना दे जिससे उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, तो भी ये कंडीशन हो सकती है। और दोस्तों हमारे देश का आर्टिकल 327 और 328 ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों को राइट देता है कि वो रूल्स बना सकें इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर के लिए। तो ये दोनों आर्टिकल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी है पिक्चर में, जो ये बताता है कि किस कंडीशन में कोई व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता या अगर वो चुना हुआ है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। वो दोस्तों ये है कि अगर वो किसी इलेक्शन ऑफेंस में या किसी करप्ट प्रैक्टिस में पाया गया इलेक्शन के दौरान तो उसकी सदस्यता जा सकती है, या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको या सिविल क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाती है तो उसको उसकी सदस्यता जा सकती है। और अगर दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर है दोस्तों किसी व्यक्ति की तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों देखिए अभी जो केस हुआ है उसके बारे में भी आरपीआई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलता है कि अगर उसने अपने अकाउंट्स इलेक्शन एक्सपेंसेस को सही से नहीं दिया है, सही से नहीं बताया है, तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर वो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस से करप्ट प्रैक्टिसेस के बिहेस्ट पे अगर उसको निकाला गया है तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने अपने इंडिया से अपने स्टेट से डिसलॉयल्टी दिखाई है तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों ये थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कुछ क्लॉज जो ये बताते हैं कि किस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। दोस्तों हमने कल भी एनजीटी के बारे में पढ़ा था और आज भी एक न्यूज़ आई है कि भैया जो हमारे जो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को नहीं मानते तो ये बहुत ही बड़ा सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है। क्योंकि अभी हाल ही में देखने में आया है कि एनजीटी के ऑर्डर को कुछ कंपनीज़ दिल्ली में और मुंबई के जो कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने नहीं माना है, उसको ब्रीच किया है और उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसी पे उन्होंने कहा है कि भैया जो अगर आप एनजीटी के ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो ये एक बहुत सीरियस इशू हो सकता है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों देख लेते हैं एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू। और इसको क्यों बनाया गया था दोस्तों? क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनका टाइमली और इफेक्टिव डिस्पोजल हो सके, इसलिए इसको बनाया गया था। और इसका प्रिंसिपल सिटिंग है दोस्तों न्यू दिल्ली में। उसके अलावा इसकी ब्रांच है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और दोस्तों ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से नहीं चलता है, बल्कि ये बात चलता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से। दोस्तों उसके अलावा 6 महीने के अंदर जो भी केसेस एनजीटी में आते हैं उसका डिस्पोजल करने का प्रावधान है, जिसको डिस्पोजल किया जाता है। अब दोस्तों से कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों सैंक्शन स्ट्रेंथ इसकी 40 मेंबर्स की है, जिसमें 20 एक्सपर्ट होते हैं और 20 जुडिशियल होते हैं। इसका चेयरमैन जो दोस्तों होता है वो एक जुडिशियल मेंबर होता है और सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। और दोस्तों इसके मेंबर को कौन चुनता है? दोस्तों मेंबर एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा चुनी जाती है, जिसके हेड होते हैं सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वो सारे एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। जुडिशियल मेंबर जो दोस्तों होते हैं वो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं।
एक्सपर्ट मेंबर जो दोस्तों होते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं हो सकते स्टेट गवर्नमेंट में। और उनका मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए 5 साल का। 5 साल का मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है 5 साल का वो इन्वायरमेंट मैटर में होना चाहिए दोस्तों, तभी उन्हें एक्सपर्ट मेंबर में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कंपोजिशन के बारे में हमने बात की, इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो ये एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। दोस्तों देखिए ये आज हमारा का हॉट टॉपिक है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। बहुत बातें चल रही है कि हम अपने जो रुपीज़ है उसको इंटरनेशनलाइज करेंसी कैसे बना सकते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों इंडिया तेल खरीद रही थी, तो इंडिया ने रशिया को, जब रशिया के ऊपर बैन लगाया गया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और डॉलर में वो ट्रेड नहीं कर सकता है, तो इंडिया ने रिम्बेबी में उसको पे किया है चाइनीज़ करेंसी में। तो एक तरह से इंडिया ने चाइनीज़ करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन में एक सहयोग प्रदान किया। तो इंडियन करेंसी इंटरनेशनलाइज कैसे होगी, इसके बारे में ये जो आर्टिकल है ये डिस्कस कर रहा है और उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ होता क्या है दोस्तों सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो इंटरनेशनलाइजेशन है इंक्रीज द यूज़ ऑफ रुपीज़ इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। मतलब हम विदेशों से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें हम रुपीज़ का यूज़ ज़्यादा करें। जैसे अभी हम किसी भी देश से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हम डॉलर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो डॉलर का यूज़ न करके जब हम रुपीज़ का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है रुपीज़ इंटरनेशनलाइज होगा, अलग अलग देशों में उसका यूज़ बढ़ेगा और ट्रांजैक्शंस में भी उसका यूज़ किया जाएगा। ये कैसे होगा दोस्तों, ये इस तरह से होगा जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रुपीज़ को प्रमोट करेंगे और जो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसमें हम रुपीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। न सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हम करते हैं उसमें भी हमको रुपीज़ का यूज़ ज़्यादा करना होगा। अब दोस्तों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने टर्म सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 मुख्य आधार होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। दोस्तों कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारे एसेट्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं 1 साल के अंदर, एसेट्स के ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर विदेशों से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और करंट अकाउंट क्या होता है दोस्तों, जो हमारे रुपीज़ के ट्रांजैक्शन होते हैं विदेशों, फॉरेन ट्रेड में जो हमारे रुपीज़ या डॉलर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम 1 साल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इसमें हम एसेट्स लाइबिलिटीज़ लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, और करंट अकाउंट में जो हमारा फ्लो ऑफ कैश उसको लेते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों का रिकॉर्ड जो हम लेते हैं वो 1 साल के लिए लेते हैं। तो ये एसेट्स लाइबिलिटीज़ हो गए दोस्तों और ये हो गया फ्लो ऑफ कैश। तो अब दोस्तों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम इसको और डिटेल में देखते हैं क्या क्या हो सकता है दोस्तों। इसमें हो सकती है हमारी इन्वेस्टमेंट, जैसे FDI, FII। करंट कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती है दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं जैसे FDI, FII। एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो सकती हैं दोस्तों। एक्सटर्नल बोरोइंग क्या होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या शॉर्ट टर्म डेब्ट जो हम लेते हैं विदेशों से, वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ में आती हैं दोस्तों, तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे। एक्सटर्नल असिस्टेंट, जैसे गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से, या किसी कंट्री ने जैसे USA ने कुछ सॉफ्ट लोन दे दिया, तो उसको भी हम दोस्तों एक तरह से, अगर लोन है तो लाइबिलिटी के बारे देखेंगे, अगर ग्रांट्स है तो एसेट के रूप से देखेंगे, तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो हमारी दोस्तों एसेट्स हैं ही, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे। तो इन सब का जो ट्रांजैक्शन है अगर वो रुपीज़ में हम करते हैं विदेशों से, तो हम एक तरह से रुपीज़ के इंटरनेशनलाइजेशन में सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में दोस्तों कुछ नहीं, आदान प्रदान, ट्रेड, अगर हम गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं विदेशों से और पेमेंट हम रुपीज़ में कर रहे हैं तो ये इंटरनेशनलाइजेशन में हेल्प करेगा।
ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे हम जो भी IT सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज विदेशों में दे रहे हैं और फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, या हम जो भी फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश में जो बैंक जो ट्रेड जो IT और बैंकों में सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे देश से पैसा जा रहा है, तो इन सबको हम ट्रेड इन सर्विसेज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफ़र पेमेंट। हमारी जो डायस्पोरा बाहरी देशों में है, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, USA में है, वो डॉलर पैसा भेजते हैं हमारे देश में, तो उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, वो भी करंट अकाउंट में आता है। तो दोस्तों करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तभी दोस्तों आप समझ सकेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ कैसे हमारे देश को हेल्प कर सकता है हमारी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। तो दोस्तों BOP करंट अकाउंट में क्या है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफ़र पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंट। अब दोस्तों इंटरनेशनल पे और बातें करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं दोस्तों ये सबसे पहले तो जो एक्सचेंज रेट का रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर देता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आज रुपए की कीमत है 80 रुपये, एक डॉलर की कीमत है 80 रुपये। हम किसी देश से ट्रेड करना चालू किए, मान लीजिए हम किसी देश से कोई मशीनरी खरीद रहे हैं या सेमीकंडक्टर चिप खरीद रहे हैं $5 में, तो आज हमने $5 में सौदा तय किया, लेकिन हो सकता है 3 दिन बाद जब हम उसको इंपोर्ट कर रहे हो तो $1 की कीमत जो है 90 रुपये हो जाए। तो अब ये हमें $10 पर रुपीज़ महंगा पड़ गया, हमें $10 ये महंगा पड़ गया। तो $10 महंगा पड़ गया, तो अब जो हम $5 में हम जो 400 रुपये देते, अब वो हम $5 में 450 रुपये देंगे। तो ये हमें क्या हुआ, 50 रुपये महंगा पड़ गया। तो ये एक वोलेटाइल सिचुएशन हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है उससे हमारे जो हमारा कैश ट्रांसफ़र है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर रुपीज़ में ही अगर दोस्तों ट्रांजैक्शंस होंगे, रुपीज़ में ही अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, तो ये रिस्क हमारे साथ नहीं रहेगा। देखिए इसी रिस्क की बात कर रहे हैं करेंसी वोलेटिलिटी की। अब देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट बिकम्स कम्पिटिटिव। देखिए कम्पिटिटिव कब होता है एक्सपोर्ट, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया आपको, मान लीजिए हम जो है हमने हमने मान लीजिए एक सैटेलाइट बनाया और हमने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमने एक लॉन्च व्हीकल बनाया GSLV Mark 3 और हमने विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कीमत रखी $100, ठीक है। वहीं फ्रांस ने भी वहीं मान लीजिए अमेरिका ने भी एक बनाया और उसने रखा $110, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि हमारा जो हमने दाम कम रखा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है लोग जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास आएंगी। लेकिन अगर हम डॉलर में पेमेंट ले रहे हैं और अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है रुपीज़ के मुकाबले में, तो ये जो $100 है उसके लिए हमें ज़्यादा रुपीज़ पे करने होंगे। उसके लिए जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू है कम हो जाएंगे। मान लीजिए $100 में अगर 80 रुपये का है वैल्यू, तो हम 8,000 रुपये ये हो गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू घट के हमारे डॉलर की वैल्यू घट के मतलब हमारे रुपीज़ की वैल्यू घट के 90 रुपीज़ हो जाती है $1 में, तो यही हमारे लिए 9,000 हो गया। तो क्या हुआ दोस्तों, $100 में 8,000 रुपये हो गए और अगर $1 की वैल्यू 90 रुपये हो गई तो $100 के लिए 9,000 रुपये हो गए। तो अब दोस्तों हमने जब $100 पे कमिट किया है तो अब उसी काम के लिए हम 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अनकम्पिटिटिव हो गया, मतलब हमारे लिए अब घाटा हो गया। क्योंकि जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ गई, रुपीज़ की वैल्यू घट गई और हमारा जो रुपीज़ 8,000 रुपये खर्च करते फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, अब हम 9,000 रुपये खर्च करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि अब हमारा जो कम्पिटिटिवनेस है वो घट गया। घटने से क्या हो गया दोस्तों, अमेरिका की तो 110 पे 110 ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब वो कम्पिटिटिव एज लेगा हमसे, उसको कम पैसे लगाने पड़ेंगे, वो हमारे बराबर आ जाएगा और शायद वो बिट्स ले जाए। तो दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर डॉलर का रेट, अगर रुपया मजबूत होता है तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम्पिटिटिवनेस वो घटा देते हैं। तो उसकी वजह से हम जो
हम जो असिस्टेंट लेते हैं, हम जो हमारे अपने अपने ट्रेड और गुड्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें मदद नहीं मिलती है, उसमें वॉलेटिलिटी आ जाती है, जिससे जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस घटती है। हालांकि दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बता दूं कि अगर रुपीज़ कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं, क्योंकि कमज़ोर रुपीज़ में अगर हम कमज़ोर रुपीज़ होगा तो उसकी वैल्यू घटेगी, तो वो जो हमारे एक्सपोर्ट जो हम इन्फ्लेशन बढ़ने से जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे वो उसके दाम सस्ते हो जाते हैं, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में ये घटेगा, ये लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगा और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिप्लीट होता है दोस्तों। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ करते हैं तो इससे हमारा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से ज़्यादा इंटीग्रेट होगा, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस रुपीज़ से हो रही हैं, और इससे हमारे में देश में इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ सकता है, और हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत हमको कम पड़ेगी। जब हमारे रुपीज़ में ही ट्रेड होगा पूरी दुनिया में, तो हमको डॉलर, रिम्बी, युआन रखने की क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ रुपीज़ से काम चलाएंगे। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा जो है वो उसकी ज़रूरत हमको कम पड़ेगी। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं दोस्तों। चैलेंजेस क्या है दोस्तों? एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सचेंज रेट की बहुत वोलेटिलिटी है, तो लोग डॉलर पे ही जो अभी वर्ल्ड है वो भरोसा करती है, और ये भरोसा जीतने के लिए, रुपीज़ को लाने के लिए अभी हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से इंटीग्रेशन आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो डॉलर से इंटीग्रेटेड है, और उसको रुपीज़ से उसको बदलना बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। रुपीज़ की लिक्विडिटी दोस्तों बहुत ही लिमिटेड है, हम बहुत ही कम कंट्रीज़ से रुपीज़ में ट्रेड करते हैं, तो इसे हमें बढ़ाना होगा, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। फाइनेंशियल मार्केट्स दोस्तों, इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट है वो अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं जैसे कि बाहर के फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। तो इस केस में पहले हमें अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करना पड़ेगा, उनकी प्रेजेंस बाहर में ज़्यादा स्थापित करनी पड़ेगी, तब हम रुपीज़ में ट्रेड करने की सोच सकते हैं। और दोस्तों बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसमें रेगुलेशन नॉर्म बहुत टाइट है, जिसकी वजह से रुपीज़ को वहाँ एंट्री करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अब हम कैसे इसको हमारी गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रही है? हमने जो कैपिटल अकाउंट है उसको लिबरलाइज़ कर दिया है दोस्तों। हम अभी जो कैपिटल अकाउंट की मैंने बात की है, तो जो कैपिटल इनफ्लोज़ है उस पर आरबीआई ने मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको रिलैक्स कर रही है, ताकि कैपिटल इनफ्लोज़ में हम रुपीज़ और इंटरनेशनल ट्रेड में कन्वर्टिबिलिटी जो है रुपीज़ की वो बढ़ा सकें, और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ में हेल्प मिल सके। प्रमोशन ऑफ ऑफशोर रुपीज़ मार्केट, मतलब बाहर देशों में भी हमें रुपी मार्केट को प्रमोट करना है, मतलब रुपीज़ में ट्रेड करना है। इसके लिए गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके काफ़ी स्टेप्स उठा रहे हैं, और ऑफशोर जो रुपीज़ मार्केट है उनको डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हमने काफ़ी देशों से किया है। करेंसी स्वैप में क्या होता है दोस्तों कि हम जैसे इंडिया और जापान है, तो हम जापान की करेंसी एक्सेप्ट करेंगे अपने जापान से ट्रेड में, और जापान हमारी करेंसी एक्सेप्ट करेगा इंडिया से ट्रेड में। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है दोस्तों, जिससे दोनों देशों की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में हेल्प मिलती है। और हम रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स को जो फॉरेन मार्केट में अगर प्रमोट करेंगे तो भी इससे रुपीज़ का जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो बढ़ेगा। और हमको लास्ट में दोस्तों विदेशों से बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने होंगे रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ट्रेड किससे करना है, बाहरी देशों को से करना है, तो पहले हमको उनसे एग्रीमेंट करना होगा कि वो रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए माने, और हमारे देश से जो भी ट्रेड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रुपीज़ में करें। इसलिए बायलैटरल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी हैं देशों से। तो दोस्तों ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों डार्क पैटर्न्स पे। तो डार्क पैटर्न्स न्यूज़ में आया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने एक एडवाइजरी जारी की है कंपनीज़ को कि भैया आप लोग डार्क पैटर्न्स का ज़्यादा यूज़ ना करें, और जो आपके कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है डार्क पैटर्न से, इसीलिए इसको आपको यूज़ करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों डार्क पैटर्न्स होते क्या हैं ये आपको बता दें। दोस्तों ये एक यूज़र इंटरफेस होता है जिसको हैरी ब्रिगनल
2010 में कॉइन किया था। ये होता क्या है दोस्तों, ये एक अनएथिकल यूआई डिज़ाइन है। ये एक अनएथिकल यूआई डिज़ाइन है जिसमें जो इंटरनेट यूज़र है उसके एक्सपीरियंस ख़राब हो सकते हैं या फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है कंपनी प्लेटफॉर्म द्वारा। कैसे हो सकता है दोस्तों, हो सकता है जो यूज़र है उसको कुछ ऐसी चीज़ें करने को कही जाए जो वो नहीं करना चाहता है, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स उसको फॉलो करने हो जिससे वो जो इंटेंडेड काम के लिए जो वो सर्फिंग कर रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। तो एक तरह से ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया। तो जैसे मान लीजिए आप कभी होता है कि आपको किसी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करनी है, तो आप जब उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो वो दुनिया भर की चीज़ें आपको बताता है, दुनिया भर के ऑप्शन, दुनिया भर के ऑफ़र बताता है, और एकदम लास्ट में जाके जब सारी ऑप्शंस ऑफ़र वो बता चुका होता है तब वो कहता है कि 0 दबाने पे आप कस्टमर केयर से बात करेंगे। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये भी ऑप्शन आपको नहीं बोलता है। जब आप 1 2 3 4 सारे ऑप्शन चेक करते हैं तो किसी ऑप्शन में जाके कस्टमर केयर का नाम रहता है, तो आपको इससे बहुत दिक्कत होती है। वो चाहें तो पहला ऑप्शन ये रख सकते हैं कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए 1 दबाएँ या 2 दबाएँ। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आप अननेसेसरी हैरेसमेंट फेस करते हैं 5 मिनट 10 मिनट का, जिससे कि आपका टाइम जाता है और आप जो इस इंटेंटेड काम के लिए हैं वो यूज़ भी नहीं हो पाता है। इवन कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद भी आपको वेट काफ़ी करना पड़ता है। तो इसी को दोस्तों डार्क पैटर्न कहते हैं, जो कंपनीज़ डिलिबरेटली बनाती हैं ताकि जो कस्टमर है वो उनके ऑफ़र सुने और कस्टमर केयर पे उनके जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपको रिटर्न करना है अमेज़न से कोई गिफ्ट, तो उसमें आप रिटर्न बटन देख ही नहीं पाएंगे। हालांकि अब तो काफ़ी सही हो गया है, और रिटर्न आप कैंसिल ऑर्डर आपको बटन ही नहीं दिखेगा। आप 2-3 स्टेप फॉलो करेंगे तब आपको दिखेगा, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप काफ़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और इसी तरह जैसे आप अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसको कैंसिल कराने के लिए आपको बहुत जहमत उठानी पड़ती है। उसका आसान प्रोसेस नहीं है, आपको 2-3 प्रोसेस जाके तब फिर वो कैंसिल होता है, जो कि आसान होना चाहिए। आप उसको चाहें तो आउटराइटली तुरंत कैंसिल कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें कंपनीज़ वॉलंटरी प्रोवाइड नहीं कराती हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, या फिर कोई प्रमोशन ऐड करने के लिए, जिससे कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी को डार्क पैटर्न कहते हैं। और इस पे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सख्त हुई है, और उसने कहा है कि जो भी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, जो भी कंपनी इस ऑनलाइन बिजनेस में हैं, वो डार्क पैटर्न के प्रैक्टिस को नहीं करेंगी, उसको प्रमोट ना करें। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको डार्क पैटर्न के बारे में। लगभग देखिए यूएस ट्रेड कमीशन ने 30 डार्क पैटर्न्स को लिस्ट किया था इसी में, और उसने उसको बैन किया था। ऐसे ही कुछ अब हमारी भी देश करने जा रही है। इसमें दोस्तों वो ईमेल्स भी आते हैं जिसमें आप अपना ईमेल डाल के, जैसे आपको डेटा कोई लेना है, कोई चेक करना है, तो सबसे पहले वो आपसे लॉगिन कराएगा। जैसे ही आप अपना ईमेल देंगे तो वो स्पैम्स भेजने लगेगा आप पे। तो ये सारी चीज़ें भी डार्क पैटर्न में आती हैं दोस्तों। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हाई सीज ट्रीटी। दोस्तों यूएन ने अभी हाल ही में एक हाई सीज ट्रीटी को पास किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है उस पर। वो ट्रीटी क्या है दोस्तों, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों 19 जून 2023 को पहली बार यूएन ने यूनिफाइड ट्रीटी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। तो हाई सीज क्या होता है दोस्तों, किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे जो भी समुंदर है, इंटरनेशनल वाटर है, उसे हाई सी कहते हैं। तो यूएन ने हाई सी के मराइन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए पहली बार 19 जून 2023 को एक ट्रीटी पास करने की बात कही है। उसके क्या क्लॉज है दोस्तों ये यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी 1982 के अंतर्गत इसको पास किया जा रहा है। इसमें 2/3 ऑफ वर्ल्ड ओशन है जो कि इसमें कवर होंगे, जो वाटर हैं, हाई सीज हैं। लेकिन इसमें से प्रोटेक्ट कितने हैं दोस्तों, सिर्फ 1% प्रोटेक्ट हैं। मतलब वर्ल्ड के 2/3 वर्ल्ड की जो वाटर बॉडी है उसमें 2/3 ओशंस हाई सीज में हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड सिर्फ 1% है। तो इसीलिए ये ट्रीटी लाई गई है, इस पर रेजोल्यूशन लाया गया है और इसको पास किया गया है। और इसमें कौन कौन से इशूज़ को दोस्तों एड्रेस किया गया है, इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी, ओवर फिशिंग, कोस्टल पोल्यूशन, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड
नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो हाई सीज़ में होती हैं, जिस पे किसी भी कंट्री का प्रभुत्व नहीं है, किसी भी एक कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में वो नहीं आता है, वो इंटरनेशनल वाटर है, तो वहाँ ये सारी एक्टिविटी खुलेआम चलती हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होती है, और इसीलिए ये ट्रीटी अमल में लाई जा रही है दोस्तों इसमें क्या होगा, एक नई बॉडी बनेगी जो कंजर्वेशन ऑफ हाई सीज ओशन लाइफ को बचाएगा, उसको देख रेख करेगा। और ये दोस्तों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करेगा हाई सीज़ में, कि कोई भी जो एक्टिविटी चल रही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो चल रही है, कॉमर्शियल एक्टिविटी जो चल रही है ओशन में, वो वहाँ के जो मराइन लाइफ है उसको कैसे वो प्रभावित करेगी, इसके बारे में भी ये ट्रीटी एक क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स कंडक्ट करेगा। तो मतलब अब हाई सीज़ में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करने से पहले यूएन इस ट्रीटी के द्वारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएगा वहाँ, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ को अपोज भी कर रही हैं, जैसे रशिया और चाइना। आजकल रशिया चाइना भाई भाई हो गए हैं, चंगा बिल्ला की जोड़ी बनी है, तो वो लोग हर चीज़ को लगभग अपोज कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो उनके प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दोस्तों सिर्फ रशिया चाइना नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इसको कर रही हैं अपोज, क्योंकि उनके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मराइन बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करते हैं और मराइन बायोडाइवर्सिटी में कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए वहाँ पैसा लगाते हैं, उनके लिए खासी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें रशिया और चाइना भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था यूएन ट्रीटी ऑफ हाई सीज के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब डीलिमिटेशन हो सकता है, डीलिमिटेशन प्रोसेस हमारे देश में फिर चालू हो, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल विस्टा बना है उसके उद्घाटन के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नंबर ऑफ एमपीज़ एमएलएज अब बढ़ाए जाएंगे। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो हो सकता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज फिर से की जाए, जिससे एमपी एमएलएज बढ़ें। लेकिन इसमें ये आर्टिकल ये कह रहा है कि हो सकता है कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा सीट दी जाए एज़ कम्पेयर टू साउथ, तो इससे नॉर्थ साउथ डिवाइड बढ़ेगा। तो दोस्तों ये तो कहने की बात है, लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी और किसका रिप्रेजेंटेशन कितना रहेगा। पहले कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों डीलिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब भी हम लोकसभा या स्टेट असेंबली की बाउंड्रीज जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनको रीड्रॉ करते हैं, तो उसको डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितने पॉपुलेशन जहाँ पे हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। जैसे मतलब मान लीजिए लद्दाख में कम पॉपुलेशन है तो यहाँ ज़्यादा बड़ा एरिया होगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में, और अगर वाराणसी में या प्रयागराज में ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ हो सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी इससे छोटी हो। तो वो डिपेंड करता है रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पे कि वहाँ कितनी पॉपुलेशन होगी और कितने सीट के उसके रेशियो में कितने सीट्स होंगे। दोस्तों देखिए इसमें ये भी कहा गया कि जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा सीट्स आ जाएं। तो ये एक तरह से पॉपुलेशन को बढ़ाने का, पॉपुलेशन की जो इंक्रीज़ है उसको बढ़ोतरी देने की एक बात हो गई। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि इस तरह से ना किया जाए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हो। तो देखिए यही बात इसमें कही गई है। तो ये लेकिन जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है दोस्तों वो इन सब चीज़ों को नहीं देखती है। वो ये देखती है कि भैया अगर पॉपुलेशन बढ़ी भी है तो सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और इसीलिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाती है। दोस्तों डिलिमिटेशन कौन कहता है? दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन करती है। डिलिमिटेशन एक्ट इसके लिए बनाया गया है, और डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में काम करती है। डिलिमिटेशन कमीशन में क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रिटायर्ड, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशंस के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसकी कामकाज में कोई बाहरी इन्फ्लुएंस दोस्तों नहीं होता है। ये था डिलिमिटेशन के बारे में दोस्तों, हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हम लोगों ने चंद्रयान 3 के बारे में बात की थी। चंद्रयान 3 दोस्तों जुलाई 14 को लूनर लैंड लॉन्च होगा, और अगस्त 23 या 24 को वो लूनर लैंडिंग कर सकता है। मतलब 14 जुलाई को उसको लॉन्च किया जाएगा और उसकी जो लूनर लैंडिंग होगी वो अगस्त 23 या 24 को कराई जा सकती है। कल दोस्तों हमने लोगों ने चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था क्या था चंद्रयान 3। और चंद्रयान 2 इससे पहले फेल हो गया था, जिसमें ऑर्बिटर था जो कि
मून के अराउंड अभी भी चक्कर काट रहा है। तो और चंद्रयान 3 में दोस्तों अब ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर मॉड्यूल होगा, रोवर मॉड्यूल होगा और प्रपल्शन मॉड्यूल होगा। प्रपल्शन मॉड्यूल को शेप कहते हैं स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री एंड हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, और जो लैंडर पेलोड है उनको हम चेस्ट कहते हैं, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी और लैंगुमेर प्रोब। ये 3 दोस्तों हमारे लैंडर पेलोड्स हैं। और जो लोअर पेलोड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने कल डिटेल में चर्चा की थी। और इसको किस लॉन्च व्हीकल से ले जाया जाएगा, LMV-3, जिसको हम पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी मार्क 3 भी कहते थे दोस्तों। हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात की है। ये रिफॉर्म ज़रूरी है FDI को पुश करने के लिए। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि भैया जो हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हमारे कंट्री में जो भी इशू फेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, उसको हमें एड्रेस करना होगा ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आएँ और हमारे देश में FDI जो है वो बढ़े। FDI क्या है दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ करते हैं इंक्लूडिंग ओनरशिप ऑफ एसेट्स, उसे हम FDI कहते हैं। और FII क्या है दोस्तों, FII भी है दोस्तों, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारे देश में, जो जिसमें ओनरशिप ऑफ एसेट्स नहीं होती है। तो देखो FDI और FII में क्या अंतर है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। जो FDI में जो इन्वेस्टर है वो ओन करता है मैनेजमेंट को, एसेट को, लेकिन FII में वो ओन नहीं करता है, वो सिर्फ पैसे अपने लगाता है और प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा कमाता है। तो दोस्तों FDI को बूस्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हमारे देश में फेस कर रहे हैं, उसकी रिफॉर्म की बात कही है श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, और कही है कि वो रिफॉर्म हमें जल्दी जल्दी करने होंगे ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे देश में और ज़्यादा तादाद में आ सके और हमारे देश में FDI का सिनेरियो है वो और चेंज हो और बढ़े और हमें फॉरेन एक्सचेंज कमाने का और मौका मिले। दोस्तों अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि जो वैगनर ग्रुप के चीफ थे, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट म्यूटनी करने की कोशिश की और रिवॉल्ट किया और लगभग वो मॉस्को पहुंचने ही वाले थे, तो ट्रूस के बाद वो बेलारूस में चले गए थे। लेकिन अब बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि वो वापस रशिया चले गए हैं और रशिया और वैगनर ग्रुप में, जो पुतिन और वैगनर ग्रुप में अब ट्रूस हो गया है और अब वो लोग मिलके साथ में यूक्रेन वॉर लड़ेंगे। तो दोस्तों ये इस पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन भी किया है पहले कि कैसे कैसे वो म्यूटनी उन्होंने हैच की और क्यों हैच की। पुतिन ने उनके आर्मी पे अटैक किया तो वो अब मॉस्को पे अटैक करने की सोच रहे थे, लेकिन पुतिन के स्टर्न रवैये की वजह से, पुतिन के स्टर्न रवैये की वजह से उन्होंने ये अपना जो प्लान था वो रोक दिया और फिर बेलारूस ने ब्रोकर किया बीच में पुतिन और वैगनर ग्रुप के चीफ के बीच में, तो वो वहाँ से बेलारूस चले गया, वो बेलारूस से वापस रशिया आ गए हैं दोस्तों। तो उनके आने से अब रशिया यूक्रेन वॉर क्या टर्न लेगा ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंडिया EU को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करती है, तो लेकिन यूरोपियन यूनियन जो इंडिया जो भी सामान इंपोर्ट करती है उस पर हाई कार्बन टैक्स लगाती है। कार्बन टैक्स क्या होता है दोस्तों, कार्बन टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हम जब इन्वायरमेंट में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते समय जितना भी कार्बन एमिशन करते हैं उसके प्रपोर्शन में टैक्स लिया जाता है कि आपने इतना कार्बन, मान लीजिए आपने 10 मीट्रिक टन कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ा, तो हम उसके हिसाब से आपसे टैक्स वसूलेंगे ताकि उस पैसे को किसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोजेक्ट में यूज़ किया जा सके। तो यही काम यूरोपियन यूनियन करती है अपने इंपोर्ट्स पे। जो भी प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा कार्बन यूजेज किए होते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में छोड़े होते हैं, उन पे वो टैक्स लेती है ताकि वो अपने जो भी इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम है या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसमें पैसे लगा सके। तो ये यूरोपियन यूनियन बहुत हाई लेती है, वो लगभग 20 से 35% के बीच में लेती है, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है
वो यूरोपियन यूनियन में प्रभावित हो रहा है, महंगा हो रहा है, अनकम्पिटिटिव हो रहा है। और इसी के बारे में इंडिया ने मतलब यूरोपियन यूनियन से बात की है। और अब हम दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में हम आयरन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर बने हैं। हम दुनिया चाइना के बाद दुनिया में सेकंड नंबर के आयरन प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, और हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आयरन क्या है दोस्तों, ये एक कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री है और कार्बन छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है एटमॉस्फेयर में। तो इस पे जब टैक्स इसके एक्सपोर्ट्स पे जब इंडिया इसको एक्सपोर्ट करेगी यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन इस पर टैक्स लगाएगी। तो ये टैक्स लगाने से क्या होगा, ये और महंगी हो जाएगी। तो उससे हमारा जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कम हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कही गई है कि स्टील और आयरन एक्सपोर्ट्स पे हमारे प्रभाव पड़ सकता है, जो यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन टैक्स लगाया है उसकी वजह से। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी, और ये कार्बन टैक्स क्या था मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।